अब हम आते हैं हमारे अध्याय के सबसे आखिरी पार्ट पे, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन के परिणाम। अब ये जो हम जितने भी आंदोलन लड़ रहे थे, नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्यों लड़ रहे थे? कोई कारण होगा। कारण तो मैंने आपको बता दिया। अब इन सबसे निकल कर क्या आया, लोगों में ना आपसी यूनिटी आ गई। लोग अब जानने लगे कि हाँ, हम कौन है, अपनी अपनी पहचान, वो चीज समझ में आई। आपको मैंने बताया था कि मैंने जैसे पहले वाले पार्ट में बताया था, जब फ्रांस में नेशनलिज्म वाली फीलिंग आई तो एक लेडी मैरी एमी, उनकी जो फोटो थी वो अपना ली गई थी। वो उनको इंडिकेट करती थी उनके फ्रीडम के बारे में। वैसे ही जर्मनी में जर्मेनिया, उनके हाथ में स्वॉर्ड थी, ओक लीफ से उनका वो क्राउन बना था। तो ये सब पिक्चर्स, ये सब निकल कर आई। तो वहीं हमारे हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत में भी भारत माता की फोटो अपनाई गई। तो ये जो सेंस थी, सामूहिक अपनेपन का भाव क्या आने लगा, लोगों में डेवलप होने लग गया। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है। अब जैसे समझ लो, अगर आप कभी यूएसए में जाओ या कभी बाहर विदेश कंट्री में जाओ, वहां पे देखोगे कि हाँ, ये भी इंडियन है, ये भी भारत से, तो वो एक अपनी बिलोंगिंगनेस आ जाती है, क्योंकि हम लोग एक रिलीजन, एक कल्चर, ये सब क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। वही कभी आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में आपको अगर आपके गांव का कोई इंसान मिल जाता है, आपके शहर का, तो आप काफी कनेक्ट करते हो, उससे बात करने लग जाते हो। तो ये होती है हमारी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। तो हम जैसे जैसे मूवमेंट लड़ रहे थे, ये जितनी भी यूनिटी की भावना कैसे है, ये संघर्ष लड़ते लड़ते हुई। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रक्रियाएं जैसे इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। जैसे होता है हमारा म्यूजिक हो गया, सॉन्ग, चित्र, ठीक है, और नृतक, नाच वगैरह, ये सब से क्या होता है, जो हम फेस्टिवल त्योहार बनाते हैं, कल्चर, रिलीजन, ये सब पार्ट होता है इसका। उसके बाद अगर हम बात करें मातृभूमि का निजीकरण, पर्सोनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड, इसमें भारत माता की एक तस्वीर बनाई गई, ठीक है, एक छवि बनाई गई, जिनके ऐसे चार हाथ दिखाए गए, एक तरह से गॉडेस की तरह दिखाया गया है, ठीक है। राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। सही बात बोली उन्होंने, किसी भी कंट्री की जो भावना होती है, जो पहचान होती है, वो एक चित्र के द्वारा बहुत अच्छे से दिखाई जाती है। तो वहीं हमारे ये मदरलैंड की पिक्चर आती है, मातृभूमि की। अब इसको बनाया किसने था, सबसे पहले बनाया तो काफी सारे लोगों ने था, लेकिन सबसे पहले इसका निर्माण आरंभ करा था, उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इन्होंने अपनी एक वो भी लिखी थी, पोयम भी लिखी थी उन्होंने, वंदे मातरम। आप कितनी मस्त पोयम है वो, मतलब जो भी ये गाना है वंदे मातरम, ठीक है। और उन्होंने एक अपनी एक किताब है आनंद मठ, उसमें भी इस वंदे मातरम को क्या शामिल किया गया है। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया, जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, वहां पे ये खूब ज्यादा गाया गया, ठीक है। फिर स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अबिंद्र लिखा है, यहाँ पे होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस मात्र छवि की प्रगति श्रद्धा को राष्ट्रवाद के आस्था का प्रतीक माना जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी वही मातृभूमि की तस्वीर बनाई। न केवल मातृभूमि को मूर्त रूप दिया गया और एक देवता के रूप में पेश किया गया, भगवान के रूप में, बल्कि विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस तरह के चित्रों में अपना स्थान पाया। जो नेता थे, जो हमारे लीडर्स थे, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, और जितने भी लोग थे, उन सब की तस्वीरें इसमें दिखाई गई। फिर पैट्रियोटिक पेंटिंग की जहां हम बात करें, वहीं पे जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय चित्र, तो इनका भी चित्र बनाएगा, जिन्होंने अपने हाथ में एक बुक रखी हुई है जिसपे भारत माता बनी हुई है, इंडिया का मैप है, एंड देन उसमें भारत माता है, तो एक कल्पना की गई ऐसी। फिर अगर हम बात करें इंडियन फोक फोर की, इसका मतलब भारतीय लोक कथा, तो वहां पे भारतीय लोक कथा की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात आती है। इन्होंने भी बंगाल में खुद की एक लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। इन्होंने भी काफी सारे सॉन्ग लिखे, गीत लिखे, जिससे लोगों में आपस में क्या है भावना। आप स्कूल के असेंबली में पहले जाते होगे, आपने देखा होगा, आप सॉन्ग गाते हो, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय गान हो गया, नेशनल एंथम हो गया हमारा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी वहां पे। और वहीं अगर हम बात करें, मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक फोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथा, ये काफी फेमस है, ठीक है, इन्होंने एक तमिल लोक कथा लिखी थी जिसका नाम था द फोक फोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया, साउथ साइड के बारे में, ठीक है। फिर उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं के सबसे विश्वसनीय
अभिव्यक्ति है। फिर क्या हुआ, इन्होंने ये एक्सप्लेन करने के बाद हमारा एक तिरंगा अपनाया गया। पहले जो तिरंगा था वो हरा पीला लाल ऐसा इस प्रकार का था, हरा पीला और लाल। ठीक है, उससे पहले अगर मैं बात करूं, जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो एक झंडा था वो ट्रायंगल की शेप में था, थोड़ा लाल कलर का था और बीच में एक सर्कल था और सर्कल में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई थी। तो जब ब्रिटिशर्स थे तब इस प्रकार का झंडा था। फिर बाद में क्या हुआ, हमारा तिरंगा झंडा हरा पीला लाल हुआ, लेकिन 1931 में गांधी जी ने उस झंडे को क्या किया, लाल किया, हरा किया और बीच में सफेद रखा और वो चक्र चरखी की जगह बनाई गई। ठीक है, फिर री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हुआ, इतिहास की पुनः व्याख्या। मतलब कि जो लोग थे, जैसे हम जैसे लोगों को इतिहास के बारे में कैसे पता, ठीक है, उस तरह से वो बुक्स वगैरह लिखी गई, लोगों को आपस में बताया गया कि आप लोगों ने पहले इतना स्ट्रगल किया, आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो, ये आपकी सभ्यता है। ठीक है, पहले आपके भारत में इतना ज्यादा सोना हुआ करता था, वो आपसे ब्रिटिशर्स ने लूट लिया, ब्रिटिशर्स ने आपको दबाया गया है। तो वो सारी भाव, कंट्री के लिए प्यार वाली भावना क्या एक बढ़ाई जा रही थी। जैसे 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास का अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये हमारी सब्जेक्ट में आज हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें हमारी हिस्ट्री का पता चले, हम कैसे आजाद हुए, हम एकजुट कैसे हैं, एक भाषा कैसे बोलते हैं। तो वो सब करने के लिए लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो वही सब लोगों को बताया जैसे हम आज पढ़ रहे हैं। उन्होंने उस गौरवनीय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, लोगों ने किताबें लिखनी शुरू कर दी, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शक, हस्तकला और व्यापार फर फुर रहे थे। तो इन सब चीजों के बारे में बात की गई। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। मैंने आपको बताया ना, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में क्या हुआ, लोगों को आपस में मोटिवेट किया जाता था। मतलब मोटिवेट करने का तरीका तो उनको बताया जाता था कि आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई है, आपको इस तरह से दबाया गया है, पहले आपकी कंट्री इतनी अच्छी थी, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने आपको दबाया। तो एक संघर्ष दिखा रहे थे, एक स्ट्रगल दिखा रहे थे। फिर एंड में क्या होता है, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। ठीक है, जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसका प्रभाव हमारी कंट्री पे भी पड़ा। ठीक है, तब जो उससे पहले हमारा क्रिस्प मिशन शुरू हुआ था और वो क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों में भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। मतलब कि जो ट्रेड थे, ठीक है, ट्रेड में जो दिक्कतें आ रही थी उसको जन्म दिया गया। इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया गया। उन्होंने फाइनली एक मूवमेंट शुरू किया जिसमें उन्होंने ये किया कि अब तो भाई इन लोगों को ये अंग्रेजों को है वो भेजना है। ठीक है, तो फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। वर्धा में जब ये बूढ़े थे, जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों का तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। कांग्रेस में बात की गई इन सब चीजों के बारे में। फिर 8 अगस्त को क्या हुआ, मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को समर्थन किया। ठीक है, बाद में इसका समर्थन मतलब अगेंस्ट गए इसकी कि नहीं अभी नहीं हो सकता ये वो, जिसमें पूरे देश ने व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आरंभ किया। ठीक है, फिर से नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, करो या मरो का भाषण, करो या मरो। ठीक है, इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध भाषण दिया गया। ये इनका वो नहीं होता स्लोगन। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, सारे के सारे लोग आंदोलन में कूद पड़े। जब सब साथ में आ जाते तो क्या कोई एक इंसान कमजोर पड़ जाता है। अब हमारा देश क्या हो गया था, यूनाइट हो गया था। अब वो भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स छोड़ वोड़ कर जाए हमारी कंट्री को, तो वही चीज हुई। लोगों ने हड़ताल की और राष्ट्रीय गीत एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया। बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे हम लोग, क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। तो जब हम पावरफुल हो गए थे तो हमने इस तरह से अपना प्रदर्शन करना शुरू किया। फिर यह आंदोलन वास्तव में
एक जन आंदोलन, जन मतलब मास मूवमेंट, बहुत बड़े स्केल पे जो होता है, पूरे इंडिया के लोग इसमें शामिल थे, जिसमें हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया, सब लोग, हजारों साधारण लोगों ने। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया, और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में मातंगी हजारा, असम में कनकलता बरुआ, और उड़ीसा में रमा देवी थी। ये विमेन्स के बारे में बताया गया कि जिन विमेन्स ने इस मूवमेंट को लीड किया, ठीक है, तो सब शामिल थे। अंग्रेजों द्वारा अधिकतक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। मतलब कि अंग्रेज जो लोग इसको दबाना चाहते थे, बंद करना चाहते थे, तो 1 साल का लंबा समय लग गया, और यहीं पे क्या हुआ, हमारा ये खत्म हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, हमारे अंग्रेज क्या हो गए, छोड़कर चलेगा, और 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हमने क्या सीखा, क्या बताया था मैंने, जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ था, वो रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इससे हमने ये सीखा, जो महात्मा गांधी ने ये जो सोचा था ना, स्वराज मूवमेंट निकाला था रॉलेट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या बोला, हम किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे बिना इन्वेस्टिगेशन के, तो उसके अगेंस्ट निकाला था। तो ये वहां पे जलियांवाला लोग हो गया था, लोग अरेस्ट होने लग गए थे, और जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या, लोगों पे गोलियां चला दी थी। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया, क्योंकि जो उनका मेन मकसद क्या था, प्रिंसिपल था सत्य और अहिंसा, ये सब होनी ही चाहिए, ठीक है। पर क्या हिंसक हो गया था, लोग आपस में लड़ने लग गए थे, और प्लांटेशन वाला जो मैंने आपको बताया, तो अलग अलग जगह अलग अलग लोग अपनी तरीके से लड़ने लग गए थे, और हिंसा तो आई गई थी। तो इसलिए उन्होंने वापस लेना ज्यादा समझा। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, नॉन कॉर्पोरेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।